बात करते हैं। अब क्या है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण समझते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? जैसे कि गर्मी के दिनों में देखें क्या कि जल कहीं रखते हैं तो क्या होता है, वाष्प बन के निकल जाता है। तो आखिर ये होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो बात करते हैं। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि वाष्पीकरण जब भी होगा वाटर लेवल के सतह पे होगा। सबसे ऊपर वाला ही वाष्प बनेगा, उसके बाद फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें द्रव पदार्थों में अपने सतह, जो द्रव पदार्थ है अपने सतह पर क्वथनांक के नीचे, क्वथनांक समझते हैं। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो बताया है, न्यूनतम ताप, जिस पे क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक के नीचे अगर वो किसी भी तापमान पे वाष्प में बदल जाए, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण कहलाएगी। देखिए क्वथनांक मतलब हम ऑलरेडी पढ़ा है कि किसी भी वस्तु का वह न्यूनतम ताप जिस पर क्या हो वो वाष्प बनना, गैस बदलना स्टार्ट हो जाती है, वो क्या कहलाता है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन वाष्पीकरण कौन सी प्रक्रिया है? यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। तो किसी भी वाष्प कोई भी होगा तो कहाँ होगा? सतह पे होगा। सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। क्या होता है इसमें कि द्रव क्या करता है, अपने ऊपरी लेयर को गैस में बदल देता है, मैंने वाष्प में बदल देता है। यही लिखा गया है कि यह सतह पे होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण, जो सतह के कण होते हैं, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, समझ रहे हैं, वाष्प में बदलने लगते हैं। क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर क्या करते हैं? वाष्प में बदलने लगते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। समझ गए ना? अब देखिए वाष्पीकरण मतलब, अब इसको समझने के लिए वाष्पीकरण के कौन कौन से मुख्य कारक है जो इसको प्रभावित करेंगे। तो देखिए पहला कारक क्या है? सतह का क्षेत्रफल। सिंपल सा बात है, सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल डिपेंड करता है, क्योंकि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? सतह का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको हम देखते हैं। क्या करते हैं, एक कप में हम पानी लेते हैं और एक प्लेट में पानी लेते हैं। कप पीते हैं ना जी, चाय पीने वाला, और एक प्लेट में पानी लेते हैं। तो देखते हैं क्या कि इसका वाष्पीकरण बहुत कम हो रहा है, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया क्या है? कम है। लेकिन इसका देख रहे थे, इसका सरफेस एरिया अधिक है, तो इसका वाष्प क्या हो रहा है? क्योंकि उसका सतह है, सतह पे होने वाली, तो जितना सतह ऊपर रहेगा उससे क्या हो गया? वाष्पीकरण होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सतह का क्षेत्रफल मतलब जितना होगा, सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना अधिक होगा, और जितना कम होगा वाष्पीकरण उतना कम होगा। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, तापमान का। ये भी हमारा दूसरा कारण है। क्या चीज? तापमान। तापमान मतलब क्या? तो तापमान क्या होता है? टेम्परेचर। जैसे देखिएगा गर्मी के दिन और सर्दी का दिन, एक चीज गर्मी में हो गया, एक गिलास पानी गर्मी में रखती है और एक गिलास ठंडी में रखती है, ठंडी में। तो अब देखिएगा कि गर्मी में हमारा बहुत जल्दी क्या होता है, एक गिलास पानी आधा हो गया, लेकिन ठंडी में क्या हुआ? थोड़ा सा कम हुआ। कहने का मतलब कि टेम्परेचर गर्मी में अधिक होता है और ठंडी में कम होता है। तो इसमें भी होगा कि जहां गर्मी रहेगी वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, और जहां ठंडी रहेगी वहां वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा। तो ये भी उसके प्रमुख कारक है। तीसरा बात करते हैं आर्द्रता। आखिर वाष्पीकरण होता कैसे? टेम्परेचर से ही होता है। गर्मी रहती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। ये भी आर्द्रता का मीन्स क्या समझते हैं कि वायुमंडल में नमी अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है। देखिए बारिश जब होता है तो वायुमंडल में क्या होता है? आर्द्रता बढ़ जाती है। तो मान लीजिए जब हमारा आर्द्रता अधिक रहेगा, वायुमंडल में आर्द्रता अधिक हुई, मतलब वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी वायुमंडल में है। और उसके बाद पानी हमारा क्या है? वायुमंडल में है, तो फिर हमारा आर्द्रता क्या होगी? तो कम होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं? टॉपिक, अब अगला टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है? वाष्पीकरण। अभी वाष्पीकरण पढ़ लिया, और वाष्पीकरण से शीतलता। आखिर वाष्पीकरण से शीतलता क्या होता है? जैसा कि देखते हैं जहां वाष्पीकरण होता है वहां पे क्या होता है? वहां का वायुमंडल ठंडा पड़ जाता है। कारण क्या है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। जैसे जहां भी वाष्पीकरण होता है वहां द्रव क्या करते हैं? जो वाष्प बनते हैं, आखिर उनको एनर्जी चाहिए। द्रव को एनर्जी चाहिए तब ना वाष्प बनेंगे, गैस बनेंगे। कहा गया कि द्रव में कुछ भी एनर्जी नहीं देगा, वेपोराइज हो जाएगा, गैस बन जाएगा। तो यही कि वाष्पीकरण में होता है कि जब भी हमारे जो वाष्पीकरण प्रक्रिया अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा क्या करते हैं? द्रव ले लेते हैं, और उन्हीं द्रव का ऊर्जा का यूज करते हैं किसमें? वाष्प में बदलने के लिए। तो अब देखिए वातावरण से ऊर्जा द्रव ले लिए, वाष्प बन गए, तो वातावरण क्या हो जाएगा? ऊर्जा विहीन हो गया, मतलब वहां पे क्या होगा? ठंडक महसूस होने लगेगी। तो इसी को कहते हैं वाष्पीकरण से शीतलता। जिसे वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं
और वातावरण से ऊर्जा की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ऊर्जा की हानि समझते हैं, नहीं समझते हैं। तो देखिए भाई, ऊर्जा की हानि होगी मतलब क्या, जैसे आप बर्फ हाथ में रखते हैं, बर्फ हाथ में रखते हैं तो पिघलने क्यों लगता है, कारण क्या है कि बर्फ आपके हाथ में पड़ा तो क्या क्या आपकी ऊर्जा को, हाथ से ऊर्जा को खींचने लगता है। खींचने मतलब क्या हो, बर्फ पिघलने लगा, वो एनर्जी ऊर्जा लेने लगा, तो इसलिए आपको हाथ में ठंडा महसूस होता है, यही ना होता है। तो यही हाल बाष्पीकरण का भी है कि जो क्या करता है, अपने वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। जब वातावरण से ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी तो वहां पे वातावरण की ऊर्जा हानि होगी, और हानि होगी जिसके कारण क्या हो गया, वातावरण शीतल हो जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ये तो आप जानते हैं आपका हाथ है, 1 2 3 4 5, अरे किसी किसी 6 उंगली भी होता है, इससे चिंता करने की बात। ये हाथ है, ये आपकी भाग्य रेखाएं हैं। तो अब जब हम इस आपके हथेली पे कुछ पेट्रोल हो गया, चाहे कुछ लिक्विड डालते हैं, पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, या क्या कहते हैं आप परफ्यूम डालते हैं, तो देखते हैं कि हाथ पे ठंडा महसूस होता है। नहीं है तो कल जाइएगा, पेट्रोल लेके आइएगा, हाथ पे स्प्रे कीजिए। या आपके घर कोई परफ्यूम रखा होगा, एसीटोन तो आप लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन जो परफ्यूम रखा होगा उसको हाथ पे या शरीर पे स्प्रे कीजिए। जब शरीर पे हाथ पे स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे क्या करता है, जो उसके द्रव के कण है, हाथ की ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने तो हाथ की ऊर्जा को क्या लेते हैं, खींच लेते हैं, और वो द्रव क्या करते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। तो अब देखिए, जब आपके हाथ की ऊर्जा को खींच लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, तो क्या होगा, आपके हाथ की ऊर्जा की हानि हुई ना। तो जब हानि होगी तो क्या होगा, आपको ठंडक महसूस होगा। बात समझ में आया। यही एक बर्फ वाला हाल है कि बर्फ रखते हैं तो हाथ ठंडा महसूस होता है। कारण क्या है कि बर्फ आपके हाथ से ऊर्जा क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, इसलिए आपको ठंडा लग रहा है। तो यहाँ भी यही होता है कि द्रव के कण होते हैं, आपके हाथ की ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और उसका यूज करते हैं, वाष्प बन जाते हैं। इसके कारण आपका हाथ हथेली क्या होता है, ठंडा महसूस होने लगता है। या एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, घर पे देखे होंगे आप लोग को, घर पे क्या ऐसा देखे है ना जी, जिसपे रोटी बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, तवा। तवा जब गर्म रहता है तो उस केस में हमारा क्या, ये हैंडल है। जब तवा गर्म रहता है, गर्म कर दीजिए तवा पे, और उस पर क्या किए, गिलास से पानी डालिए। तो गिलास से पानी डालते हैं तो देखते हैं ना कि वाष्प बन के बाहर निकलता है। गर्म तवा पे जब पानी डालिएगा क्या हो, वाष्प बनेगा। कारण क्या है, जो द्रव के कण है तवा के एनर्जी को लिए, तवा की ऊर्जा को लिए, और वो वाष्प बन गए। थोड़ा 10% देखिएगा तवा क्या होगा, ठंडा महसूस होने लगेगा। ये तो होता है ना घर पे, नहीं है तो तवा तो घर पे होगा, आप लोग जाकर ट्राई कीजिए। अरे भाई ट्राई करो, उसमें शर्माने की बात नहीं है, हंसते रहो, पढ़ते रहो, ये चीज है। ये हमारा हो गया वाष्पीकरण से शीतलता। तो कह सकते हैं जैसे जहां भी ये देखिएगा ठंडा प्रदेश है, वहां वाष्पीकरण होता है, तो आसपास के वायुमंडल क्या होता है, ठंडा महसूस होने लगता है। क्योंकि कारण क्या है, एक चीज आप लोग देखे होंगे, जिस दिन गर्मी तेज पड़ती है, कहीं ना कहीं शाम में बारिश हो ही जाती है। कारण क्या है कि जैसे गर्मी तेज पड़ेगी, सारे आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वन उन है, जंगल वंगल है, पानी उनी है, उससे क्या होगा, वाष्प ऊपर जाएगा। वाष्प ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, एक बादल का फॉर्मेट ले लिया, और बादल फॉर्मेट होने के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर तब तक घट गया, तो फिर क्या होगा, बारिश के रूप में बूंद बनकर आप ही की जमीन पे बरस जाता है। ठीक है, चल एक इसी टॉपिक का लास्ट टॉपिक देख, अब ये बात करते हैं, पूरे वीडियो का एक सारांश ले लेते हैं। जैसे अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से गैस में कैसे जाते हैं। तो पूरा होल वीडियो का एक सारांश इस इमेज पे देख लीजिए। हम यहाँ पे तीनों अवस्था लिए हैं, द्रव, ठोस, गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो अब देखिए, जो पूरा वीडियो तीनों, एक पार्ट 1 पार्ट 2 के बीच वीडियो लास्ट करेगा इस पार्ट में, ये चैप्टर इस पार्ट में खत्म हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, आइए देखिए, ठोस से जब द्रव में चेंज होगा, जब ठोस से द्रव में चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, संगलन बोलेंगे। माने अरे ठोस डायरेक्ट हमारा द्रव में चेंज होगा तो क्या करेंगे, संगलन। या द्रव जब हमारा ठोस में चेंज होगा तो उसको क्या कहेंगे, जमना कहेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा होता है अरे ठोस डायरेक्ट गैस में तक बदल गया, ठोस से हम सीधा गैस में जाए तो उसको क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन करते हैं। अच्छा है, गैस हमारा सीधे ठोस में आ गया तो क्या कहलाएगा, निक्षेपण। हर प्रक्रिया लिखाए हुए हैं, इसलिए बस सिर्फ सारांश दे रहा है, ये याद करने में आपके लिए सहूलियत होगा। देखिए बाबू, हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। एक एक ही टॉपिक अच्छा अच्छा ढूंढ के लाते हैं कि कैसे आपको अच्छी तरह से समझाया जा सके, लेकिन आप लोग भी मेहनत कीजिएगा तब ना होगा। कोई भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। स्किप कीजिएगा तो कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, नहीं समझ पाइएगा, और फिर अगला पार्ट जब बताऊंगा तो उसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए सारा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। तो हो गई ये, ठोस से द्रव गए, ठोस से गैस गए हैं तो क्या, उत्पादन। गैस से हम
ठोस आया तो क्या निक्षेपण। इसी प्रकार अरे द्रव से हम सीधे गैस में जाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाएगी। या गैस से हम सीधे द्रव में जाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, संघनन प्रक्रिया कहलाएगी। जैसे समुद्र से वाष्प निकल गया आसमान में गया तो क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। समुद्र का गैस बना नहीं जो वाष्प में, तो क्या होगा, वाष्पीकरण। और बादल बरस गया तो क्या होगा, संघनित होकर फिर द्रव के रूप में बरस गया। इसी तरह द्रव हमारा जम गया तो ठोस हो गया। दही जमना देखते हैं ना जी, दूध रहता है, जम जाता है तो क्या होता है, ठोस हो जाता है, दही बन जाता है। या ठोस को हम द्रव में करेंगे तो संघनन कर देंगे, संघनन मतलब पिघलाना होता है। तो आइस हमारा क्या हो, संघनन करके क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। ये चीज है सब पूरे टोटल चैप्टर का। अब कुछ इस चैप्टर में जो मुख्य क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें जो भी हमारा 5-10 मुख्य क्वेश्चन है मैं वो आपको लिख देता हूँ, उसको आप लोग, तो आप बोले थे कि मुख्य कौन सा क्वेश्चन है, ये मुख्य क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन पहले आप लोग बनाइए। पहला कौन सा क्वेश्चन है, ईथर और एसीटोन जैसे द्रव को ठंडे स्थान पे क्यों रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गैस दबाव क्यों डालती है। तीसरा क्वेश्चन है 0 डिग्री सी पर बर्फ, 0 डिग्री सी पर जल किस अवस्था में रहता है। इत्र की सुगंध दूर दूर तक कैसे पहुंचती है। अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो जो भी मुख्य क्वेश्चन था, जो भी फर्स्ट चैप्टर का था, वो आपको मैंने यहाँ पे खत्म कर चुका हूँ। पूरे फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास की केमिस्ट्री में चार पार्ट बना। तो आप कहीं भी अगर दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट दूर से आकर नहीं देख पा रहे हैं, मान लीजिए पहला पार्ट नहीं देखे, दूसरा नहीं देखे, तीसरा और चौथा देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। तो इसको क्या कीजिए, जब भी देखना हो तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एक बार में ही देख लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आपके अंदर क्लियरिटी होगी सब के सब समझ में आ जाएगी। तो अच्छा, तो बस जाते जाते आप लोग जरूर कहूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अरे आप लोग ऐसा कीजिए कि मेरा भी उत्साह बढ़े, मैं भी आप लोगों की मेहनत करूं। ठीक है, ओके, बाबा, गुड नाइट।